बात समझ आई? उन्होंने क्या कहा, आदित्य ने क्या कहा? नहीं, बात नहीं समझ आई। देखो, हमारे पास हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ठीक है सर। यहाँ पे एक इसके ऊपर एक ब्लॉक पड़ा हुआ है, ओके सर, ठीक है। We want to drag this box by applying horizontal force, ठीक है। It is moving in this direction with certain acceleration. I don't know कौन सी है, but yes, it is moving. Then there will be friction force. Friction force will be here. ये आ जाएगी force of friction. सेकेंड केस में मैंने क्या किया, ऐसा ही अगेन बॉक्स है। अब उस बॉक्स को मैं फिर से मूव कर रहा हूं, बट एट दिस टाइम जो फोर्स है इट इज एट सर्टेन एंगल विद द हॉरिजॉन। ऑफ कोर्स दिस ब्लॉक इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ये भी m, तो ये भी m, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू, यहाँ भी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू, ये F1 फोर्स है। अब यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट करेगी सर? वो तो टेंजेंशियली ऑपोजिट होगी, तो ये F2 फोर्स है। मेरा क्वेश्चन सिर्फ इतना है कि F1 इज इक्वल टू F2, F1 इज लेस देन F2 और F1 इज ग्रेटर देन F2। नया बात समझ आई या नहीं बात समझ आई? कैसे ग्रेटर? देखो बिल्कुल सीधी सी बात है बेटा, यहाँ पे mg, हाँ जी सर, यहाँ पे mg, तो यहाँ भी mg, हाँ जी सर, यहाँ भी mg, यहाँ पे रिएक्शन n1, मैं फर्स्ट केस की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे रिएक्शन n2, ओके सर। आपने अलग अलग क्यों किया? यहाँ पे इस फोर्स का एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा F साइन थीटा, तो यहाँ पे N2 क्या है? N2 है mg माइनस F साइन थीटा, और यहाँ पे N1 क्या है? सिंपल mg, क्योंकि N1 ग्रेटर देन N2 है, इसका मतलब F1 ग्रेटर देन F2 होगा, ठीक है। यही आप यही कह रहे थे? अच्छा ठीक है, बिल्कुल ठीक, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। हैरी ये बात समझ आई? हैरी यहाँ पे सोता रहता है, बेड पे लेट के पढ़ रहा होगा, सो जाएगा, उठ के पढ़ बैठ के चेयर पे, ओके। अरे सही। अच्छा, अब एक और लॉजिक सोचो, जब मैं एंगल बढ़ाऊंगा, ये यहाँ पे ये जो एंगल है, व्हेन दिस एंगल इज इंक्रीजिंग, तो नॉर्मल रिएक्शन इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। अंडरस्टूड सी बात है, जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा ऊपर की तरफ फोर्स बढ़ती जाएगी, तो उसका कांटेक्ट कम होता जाएगा। अगर हम फिजिक्स के हिसाब से देखें, अगर हम मैथ्स के हिसाब से देखें, तो एंगल 0 से 90 की तरफ जा रहा है, तो साइन थीटा 90 पे 1 होता है और 0 पे 0, यानी कि साइन थीटा वाला कंपोनेंट बढ़ रहा है, यानी कि जो mg में से माइनस हो रहा है वो बढ़ रहा है, यानी कि n2 रिड्यूस हो रहा है। अच्छा, अगर मैं फोर्स लगाऊं वर्टिकल, तो क्या ये हॉरिजॉन्टल चलेगा? हाँ, नहीं फ्रिक्शन, हाँ तो वो चल ही नहीं रहा, फिर फ्रिक्शन 0 है, बट वो चल नहीं रहा, ये बात तो श्योर है कि वो चल नहीं रहा। इसका मतलब फ्रिक्शन कम करने का एक मेथड है कि आप हॉरिजॉन्टल पुल करने की बजाय किसी एंगल पे पुल करो, लेकिन हाँ हम उसको वर्टिकल पुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि फिर वो हॉरिजॉन्टल ही नहीं चलेगा। इट मींस वेयर इज सर्टेन एंगल, जिस एंगल पे हम फोर्स लगाएं तो हमें मिनिमम फोर्स चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम फोर्स को इंक्लाइन कर रहे हैं, हमें कम फोर्स चाहिए ड्रैग करने के लिए, क्योंकि फ्रिक्शन कम होती जा रही है। एक पर्टिकुलर एंगल पे वो फ्रिक्शन मिनिमम होगी, यानी कि हमें मिनिमम फोर्स चाहिए होगी। क्वेश्चन अब पढ़ो जरा, क्वेश्चन क्या कह रहा है? A block of mass m lying on a horizontal surface, coefficient of static friction μs is to be brought into motion by pulling force F.
at what angle with the horizontal force should be applied and what is the magnitude of that minimum force. किस एंगल पे फोर्स लगाएं कि वो फोर्स क्या हो मिनिमम, किस एंगल पे फोर्स लगाएं कि जो F है is minimum and find this minimum magnitude. क्वेश्चन समझ आ गया? तो क्वेश्चन में गड़बड़ तो नहीं। अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन का एक कॉन्सेप्ट यूज, क्या कॉन्सेप्ट यूज होगा कि अगर मैं बात करता हूं मैक्सिमम की, इस दीवार की मैक्सिमम हाइट कितनी है, छत के बराबर, और छत की हाइट तो कांस्टेंट है। इसका मतलब अगर ये दीवार यहां ना होके वहां होती तब भी हाइट उतनी होती, तो मैक्सिमम इज कांस्टेंट। ऐसे ही मिनिमम भी कांस्टेंट होता है और कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन जीरो होती है। अगर कोई टर्म कांस्टेंट है तो उसकी डिफरेंशिएशन कितनी होगी, जीरो। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा क्योंकि हम मिनिमम मैक्सिमम से डील कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, अब आइए जरा, वहां तक तो मैंने सिर्फ समझाया था, अब यहाँ पे इसका सॉल्यूशन शुरू हो। ठीक है सर, तो हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है जिसके ऊपर ये एक ब्लॉक पड़ा हुआ है, इस ब्लॉक पे फोर्स लग रही है एट एन एंगल थीटा, ये फोर्स है F एट एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन। M क्या है, M क्या है, मास ऑफ ब्लॉक। ठीक है, F क्या है, हाँ वेरी गुड, इट इज अप्लाइड फोर्स। और थीटा क्या है, एंगल किसका, इसका, किसके साथ, हाँ, और म्यू क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्या मेरी बातें यहां तक समझ आई, इसमें कोई गड़बड़ नहीं, यहां तक कोई गड़बड़ नहीं। अब आइए, ये रही फोर्स ऑफ ग्रेविटी और ये रहा नॉर्मल रिएक्शन एंड एंड ये रही क्या, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब N नॉट N, F कैन बी रिजॉल्व। कैसे रिजॉल्व, नंबर वन कौन, F cos थीटा, नंबर टू F sin थीटा, एज शो, वो हमने शो कर। रिजॉल्व मतलब इसका इधर कंपोनेंट कौन आ गया और इसका इधर कंपोनेंट कौन चला गया, हाँ ये रिजॉल्व। अच्छा, और क्योंकि आप इसको पहली बार पढ़ रहे हो तो मैं एक बार दोबारा बता दूं, जब मैं डील करता हूं F cos थीटा एंड F sin थीटा से तो F खत्म हो गया। I have F cos theta, I have F sin theta, I don't have F, तभी कह रहा हूँ रिजॉल्व, मतलब उसके टुकड़े कर दिए। ठीक, अब अगर मैं इक्विलिब्रियम की बात करूं, हाँ जी हैरी बताइए इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, हैरी है चला गया सर हूँ तो बताओ फिर क्या होगा। इक्विलिब्रियम पे रेस्ट पे रहेगा सर बॉक्स, वाह क्या, ब्लॉक। बिल्कुल ठीक है बेटा,
बट जो मैं जानना चाहता हूं उसका आंसर ये है कि सर इक्विलिब्रियम पे n प्लस f साइन थीटा mg के इक्वल होगा। हमने m कैपिटल लिखा है तो यहाँ पे कैपिटल M लिख लेते हैं, यानी कि वर्टिकल फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन इज वर्टिकल फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। यहां से हमारे पास n क्या आ गया, mg माइनस f साइन थीटा, इक्वेशन 1। आल्सो अच्छा एक ये भी तो होगा कि f इज इक्वल टू f cos थीटा। हॉरिजॉन्टल फोर्स जितनी राइट है उतनी ही हॉरिजॉन्टल फोर्स लेफ्ट। ठीक, ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। पुट 1 एंड 2 इन, भाई हमें तो एक ही इक्वेशन पता है, क्या, f इज इक्वल टू म्यू इन। जब ये वैल्यू पुट की जाएगी तो f की जगह क्या आ गया, f cos थीटा, और इधर क्या आ गया, म्यू mg माइनस म्यू f साइन थीटा। अरे भाई हमें तो f चाहिए, तो जब मैं वो राइट साइड से उठा के उसको लेफ्ट साइड पे लेके आया तो मेरे पास ये कॉमन आया, और राइट साइड पे कौन बच गया, सिर्फ म्यू। m कैपिटल लिख रहे हैं, मैं बार बार उसको स्मॉल कर रहा हूं, माय मिस्टेक। इट इज mg। यस सर, हमें फोर्स मिल गई, कितनी, म्यू mg ओवर cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। मुझे ये क्या मिला, मुझे ये फोर्स मिली जो कि ऑब्जेक्ट को लिमिटिंग कंडीशन पे ले आई है जब मैं थीटा एंगल पे इसको एक्सर्ट कर, मतलब अगर इससे थोड़ी सी भी फोर्स बढ़ गई ऑब्जेक्ट विल स्टार्ट, ये लिमिटिंग केस है। क्वेश्चन में कहा गया था कि मिनिमम कितनी होगी और किस एंगल पे होगी। अब आ जाइए, अगर मैं चाहता हूं, मैं क्या चाहता हूं, इफ f इज मिनिमम, ये मिनिमम है बेटा। फ्रैक्शन मिनिमम कब होती है, जब डिनोमिनेटर मैक्सिमम होता है। वेरिएबल कौन है, थीटा। इसका मतलब ये देखिए d बाई डी थीटा। स्नेहा मैंने डिफरेंशिएशन कर दी है तो करनी है, राइट साइड पे कर दी है, लेफ्ट साइड पे कर। मैंने क्या कहा था मैक्सिमम मतलब कांस्टेंट, और कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन तो मैंने 0 लिख दिया ना, इसका मतलब मैं इसकी डिफरेंशिएशन कर चुका हूं। और यहाँ पे सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन लिखी है कि डू द डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा। cos थीटा की डिफरेंशिएशन यस माइनस साइन थीटा। साइन थीटा की डिफरेंशिएशन क्या आ गया, ध्यान से देखो ना, म्यू क्यों 0 होगा बेटा, हाँ लेकिन वो मल्टीप्लाई हो रहा है, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू म्यू आ गया। मान लो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता 1/√3, तो मैं किस एंगल पे फोर्स लगाऊं कि वो मिनिमम होगी, आंसर इज 30 डिग्री। मैं म्यू क्या कह रहा हूं 1/3, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू म्यू, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1/3, यानी कि थीटा इज 30 या 60, 30 या 60। अभी मैं सिर्फ इस इक्वेशन को इलैबोरेट कर रहा हूं। मान लो म्यू होता 1,
तो टेंजेंट थीटा 1 मतलब थीटा कितना 45 डिग्री. इट मींस आई हैव टू अप्लाई एट 45 डिग्री टू कीप द फोर्स मिनिमम. अगर म्यू होता 1/√3 1/√3 तो थीटा कितना होता 60 डिग्री. 60 1/√3 इज एट 60 यार. साइन बाय कॉस साइन 60 इज 1/√3 कॉस 60 इज 1/2 कैंसिल हो गया. वो √3/2 नहीं 30 मैंने अच्छा मान लिया यार 30 से. अगर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 1/√3 होता तो मिनिमम फोर्स किस एंगल पे लगती 30 पे. अगर 1 होता तो किस एंगल पे लगती 40 पे. ये बात समझ आ गई इस एक्सप्रेशन से. अब मेरा क्वेश्चन एक और भी है. क्या वो कहते हैं कि बताओ वो मिनिमम फोर्स कितनी है. ठीक है आपने वो एंगल ढूंढ लिया जिसपे वो फोर्स मिनिमम होगी, बट वो मिनिमम फोर्स है कितनी. तो जिस एंगल पे भी लगनी है अगर वो एंगल यहाँ पे पुट कर दूंगा तो वो फोर्स मिनिमम हो जाएगी. आदित्य बात समझ आई. मान लो μ1 होता तो थीटा कितना होता 45. तो 45 यहाँ पे जब मैं पुट करूंगा तो फोर्स मिनिमम आ जाएगी. अगर म्यू 1/√3 होता तो थीटा कितना होता म्यू. हाँ मतलब वट जो भी होता ना वो वही वैल्यू पुट करूंगा ना जिस एंगल पे मिनिमम लगनी. पहली बात किस एंगल पे मिनिमम लगनी है ये सरफेस डिसाइड कर रही है क्योंकि म्यू आ रहा है. और उस एंगल पे अगर मिनिमम फोर्स लगानी है तो वो एंगल इस फोर्स में पुट कर दो मुझे मिनिमम फोर्स मिल जाएगी. वो तो तब जब जनरल वैल्यूज हो. मेरे पास जनरल वैल्यूज तो है नहीं. मेरे पास इतना है कि टेंजेंट थीटा म्यू है और यहाँ कौन चाहिए मुझे cos थीटा एंड sin थीटा. तो मैं क्या करूं सर आप ऐसा करो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ उसमें इस एंगल को म्यू लिख दो. इस एंगल को थीटा लिख दो. इस एंगल को क्या लिख दो थीटा. अगर टेंजेंट थीटा म्यू है इसका मतलब परपेंडिकुलर म्यू है और बेस 1 है तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा √μ² + 1. अगर टेंजेंट थीटा म्यू है तो इसका मतलब cos थीटा कितना आएगा 1/√μ² + 1. साइन थीटा कितना आएगा μ/√μ² + 1. बोलो ये बात समझ आई. ठीक है अब इसको इक्वेशन 1 में पुट करो. पुट इन 1. अब जब ये एंगल वहां पे पुट करूंगा तो जो फोर्स आएगी क्या वही मिनिमम फोर्स होगी. क्या था यहाँ पे म्यू mg ओवर अब mgn में हो ना मैंने चेक किया. ओके cos थीटा कितना आ जाएगा बोलो. cos थीटा क्या आ गया 1/√μ² + 1 प्लस म्यू साइन थीटा. साइन थीटा कितना आ गया μ/√μ² + 1. इसके बाद अब सिर्फ मैथमेटिक्स चल रहा है. क्या आप मुझे बता सकते हो कि आपको ये स्टेप समझ आ गया. तो क्या आदित्य आप मुझे बता सकते हो कि आपको ये स्टेप समझ आ गया. स्नेहा हैरी अरे देखो ये क्या बन गया 1 + μ² बन गया. बेस एक जैसा है तो √μ² + 1 एलसीएम आ गया और ऊपर क्या बन गया μ² + 1 x/√x इज √x. हाँ अब समझ आ गया. हाँ तो ये मिनिमम फोर्स है बस खत्म. मुझे यही फोर्स चाहिए थी. मेरा आंसर आ गया. रहते बात समझ आई. At what angle the force to be applied so that it is minimum tangent inverse mu.
एंड व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मिनिमम फोर्स? म्यू mg ओवर अंडर रूट म्यू स्क्वायर प्लस 1। याद रखना ये रिजल्ट हमें याद होना चाहिए। कब याद होना चाहिए? अगर कोई रात को 2 बजे उठा के पूछ ले भाई मिनिमम फोर्स किस एंगल पे लगती है, तो आप कहो यार टेंजेंट इनवर्स म्यू पे, और उसके पूछने से पहले ही बता दो कि मिनिमम फोर्स होती है म्यू mg ओवर अंडर रूट म्यू स्क्वायर प्लस, याद रह जाए, कोई गड़बड़ तो नहीं होगी। हाँ जी देते, समझ आ गई बात? अच्छा हैरी, हाँ जी सर, आ कोई गया। प्रॉब्लम? नहीं सर, पक्की बात? पक्का सर। ओके, अब आइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो पहले थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन कर लेते हैं। मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लें। क्वेश्चन समझ आया? नहीं, मैं समझा, रुको, आपको यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ कि प्रैक्टिकली इस क्वेश्चन को समझा दूँ। इसे हमने क्या समझा? देखो मान लो एक ये चेन है, ठीक, इसको मैंने यहाँ पे हैरी, अब आपको दिखाई नहीं देगा, यहाँ पे हैंग कर दिया, ये इधर लटक रही है लेंथ इसकी, कुछ ना कुछ पोर्शन यहाँ पे हैंग हो रहा है, मैंने इसकी लेंथ इधर इंक्रीज कर दी, ओके ठीक है, कोई पंगा नहीं, अभी तक भी हैंग हो रहा है, मैंने इसकी लेंथ थोड़ी और इंक्रीज कर दी, ठीक है, थोड़ी और इंक्रीज की, मैं कितनी मैक्सिमम इंक्रीज करूं देखना, अब ये खुद ही गिरने शुरू हो गया। इट मींस देयर इज अ मैक्सिमम वैल्यू जिसको मैं हैंग कर सकता हूं, चलो इससे कम हैंग करनी पड़ेगी, अब नहीं गिरता। सर फोकस करना, ब्लर आ रही है, हाँ ब्लर आ रहा है, ब्लर। अभी तक क्वेश्चन समझ आया? हाँ बेटा मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। हाय, आ गया मैं? हैरी, आगे 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 सर, आगे। ओए ये क्या हुआ, कहाँ हूँ मैं? अच्छा मैं यही हूँ। ऑलराइट, समझो जरा इस क्वेश्चन, पहले बोलो स्नेहा बात समझ आई? कुछ कुछ या पूरी तरह? कुछ कुछ बात समझ आई। अब इधर देखो, डायग्रामेटिकली देखो, मेरे पास एक चेन है, उस चेन को मैंने यहाँ पे हैंग किया, ये ऐसे 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 ऐसे, जैसे अभी ये वायर लटक रही थी, ये लटक रही है, मेरे पास L क्या है? टोटल लेंथ, जिसमें से उसकी कितनी लेंथ ये हैंग कर रही है, L क्या है? वो लेंथ जो हैंग कर रही है एज पे। अभी हमने देखा कि अगर हम स्मॉल एल थोड़ी थोड़ी बढ़ाना शुरू करेंगे तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी, वो चेन टक 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 करते अपने आप गिर जाएगी।
मैं मैक्सिमम स्मॉल एल की वैल्यू कितनी रख सकता हूँ? मैक्सिमम स्मॉल एल की वैल्यू मान लो टोटल लेंथ 10 मीटर है, तो मैं कितने मीटर हैंग कर सकता हूँ? है ना, सोचने में तो हमें यही लग रहा है, सोचने में तो यही लग रहा है कि आधी लटका सकती है, आधी से ज्यादा भी हो सकती है। हाँ, कल मैंने क्या कहा था, फ्रिक्शन किस पे डिपेंड नहीं करती? मास पे, नॉर्मल रिएक्शन पे। ठीक है, सोचो, सुनो, अभी पता लग जाएगा बेटा। इस केस में दो फोर्स एक्ट कर रही हैं, एक गिराने वाली फोर्स और एक रोकने वाली फोर्स। अगर मैं स्मॉल एम मान लूं मास ऑफ लेंथ एल, तो क्या जो mg है वो गिराने वाली फोर्स होगी? यही होगी। अच्छा, mg इज इक्वल टू, अब देखो ये जो चेन है इसका मास कितना होगा सर? टोटल मास ओवर टोटल लेंथ इनटू गिवन लेंथ। अब यहां से जो फोर्स इसको पुल कर रही है, क्या वो यही हो गई? ये स्नेहा, ये एंट्री कहां से आ गई ये पता लग गया? जी तो mg होता है। आदित्य कहां से आ गया पता लगा? सुन लो, अगर लेंथ l होती तो मास m था, 1 होती तो m बाय l था, अब ये l है तो m बाय l इंटू l है। क्या l लेंथ के मास को ही मैंने स्मॉल m लिखा है? अब पता लग गया देते, यूनिटरी मेथड बेटा, यूनिटरी मेथड। अगर लेंथ 10 मीटर होती, मास 10 किलो था, 1 मीटर होती तो 10 बाय 10, और अगर 0.29 मीटर होती तो 10 बाय 10 इंटू 0.29, तो वही तो किया। अगर एल होती तो m, 1 होती तो m बाय एल, स्मॉल एल है तो m बाय एल तो स्मॉल एल। अब समझ आई बात स्नेहा? अच्छा, अब इधर देखो, यहां पे इसके पास एक रोकने वाली फोर्स है, और क्या वो फोर्स फ्रिक्शन फोर्स है? हाँ, नॉर्मल रिएक्शन, तो नॉर्मल रिएक्शन की वजह से ही फ्रिक्शन फोर्स आएगी, नॉर्मल एक्शन की वजह से ही फ्रिक्शन फोर्स आएगी। अप्लाइड फोर्स को अपोज नहीं करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स जनरेट करेगा, वो फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड फोर्स को अपोज करेगी। इसका मतलब एफ क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स। क्या यही रोकने वाली फोर्स है? आदित्य बात समझ आई बेटा? ठीक है। अच्छा, होती क्या है फ्रिक्शन फोर्स? बिल्कुल ठीक है, आपकी बात ठीक है, म्यू एन होता है, एन mg होता है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे। यहाँ पे कौन सा m होगा, छोटा m, बड़ा m, या कुछ और? क्या सारी मास यहाँ पे नॉर्मल एक्शन जनरेट कर रही है? नॉर्मल एक्शन तो वो जनरेट कर रही है जो लेंथ इसके ऊपर बची। हाँ, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, m माइनस m इंटू जी। अगर हम लॉजिकली सोचें तो ये टोटल मास ओवर टोटल लेंथ इंटू गिवन लेंथ आ जाएगा। बात समझ आई बेटा? एल लेंथ का मास क्या था? m बाय टोटल लेंथ इंटू स्मॉल एल, तो बाकी जो लेंथ बची है उसका मास क्या होगा? m बाय एल इंटू बची हुई लेंथ। बची हुई लेंथ कितनी है? l माइनस एल। अब अगर इक्विलिब्रियम की बात करें, किसकी बात करें? एट इक्विलिब्रियम, तो भाई कैपिटल एफ और स्मॉल एफ इक्वल होंगे। जरा करो, इक्वल करो, और देखो वहां से स्मॉल एल क्या आ गया।
करिए शाबाश। करो पुट, कैपिटल एफ भी है, स्मॉल एफ भी है, वैल्यूज पुट करो और देखो। अच्छा चलो, मतलब आप नहीं करना चाहते, आप ये कहना चाहते हो सर आपने फीस ली है तो सॉल्व भी आप करो। देखो कैपिटल एफ क्या आ गया, m बाय एल स्मॉल एल जी। ये कौन आ गया, m बाय एल एल माइनस एल इंटू जी, और यहाँ पे म्यू भी है, m बाय एल ये कैंसिल हो गया। ये क्या आ गया, L इज इक्वल टू म्यू एल माइनस म्यू एल, वो उधर आके प्लस हो गया। बात समझ आई? हाँ तो L कितना आ गया, ओके ठीक है। पर जी से न्यू कैसे कहा? जी से न्यू नहीं कटा बेटा, वो आपको भी पता है कि कैंसिल क्या हुआ है, वो गलती से निशान यहाँ पे लग गया है। हैं क्या कह रहे हैं? तुम्हारे पास ही आने नोट्स। कोई बात, गुड टू गो, पता लग गया। अब देखो बेटा, हम सोच रहे थे कि हाफ, लेकिन वो सरफेस डिसाइड कर, अगर वही चेन इस पे 1/3 हैंग कर रही है, रेस्ट ऊपर है, और मैं यहाँ पे इस पे ग्रीस लगा दूं तो ज्यादा जल्दी गिरेगी, मुझे और थोड़ा ऊपर खींच के रखनी पड़ेगी। हाँ, सरफेस जितनी फ्रिक्शन कम होगी उतनी कम लेंथ में हैंग कर। ठीक है, अब सुनना इस क्वेश्चन का थोड़ा सा एडवांस लेवल। एडवांस लेवल क्या है, वो कह दे कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.2, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.2, व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ, maximum percentage length of the chain that we can have। तो परसेंटेज कैसे ढूंढेंगे? हाँ जी, परसेंटेज सिंपल, L अपॉन L इंटू 100, फ्रैक्शन इंटू 100 परसेंटेज हो जाता है। हाँ बिल्कुल ठीक है, तो क्या आएगा, म्यू ओवर म्यू प्लस 1 इंटू 100। मैंने क्या कहा 0.2, तो 0.2 ओवर 0.2 प्लस 1 यानी कि 2/12, यानी कि 1/6, 100/6 इज आई थिंक 100/6 इज 50/3, यानी कि 666.66 आ गया, जो भी होगा 16.66। हाँ तो 50/3 16.66 परसेंटेज। अधिकतर बात समझ आई, कर लोगे। देखो अगर हम लॉजिक लगाएं तो ये दोनों ही क्वेश्चन यूनिक हैं, मतलब ऐसा कोई और क्वेश्चन नहीं हो सकता। ये तो स्टैंडर्ड रिजल्ट आ रहे हैं, इनके रिजल्ट याद रखना, ठीक है, समझ आई बात। लास्ट क्वेश्चन आज का, कॉकरोच वाला क्वेश्चन। कॉकरोच वाला क्वेश्चन क्या है, एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, हेमिस्फेरिकल बाउल कुछ हाँ? याद है क्या? हाँ, हेमिस्फेरिकल बाउल कुछ ऐसा होगा, ठीक है, ये सेंटर है उसका, तो ये रेडियस आ गया, मैं रेडियस को स्मॉल r लिखने लगा। ओ ए क्या है, रेडियस,
म्यू क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। हुआ क्या, यहाँ पे एक इंसेक्ट था जिसको मैं कॉकरोच बोल रहा हूँ। उस इंसेक्ट ने चलना शुरू किया, क्या वो ऊपर चढ़ पाएगा? स्किड हो जाएगा। अगर फ्रिक्शन हुई तो इनफ हुई तो चढ़ भी जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक जो हमारे सिंक होते हैं, वॉश बेसिन होते हैं, वो लगभग हेमिस्फेरिकल होते हैं। कई बार क्या होता है, उसमें कोई इंसेक्ट गिर जाए, वो बाहर नहीं आता, ऊपर चढ़ता है स्किड हो जाता है, ऊपर चढ़ता है स्किड हो जाता है। हाँ हाँ, ऐसे हो जाता है ना। तो हमें क्या ढूंढना है कि what is the maximum height, what is maximum height up to which insect can स्क्रॉल के स्क्रॉल आता है, क्रॉल आता है, क्राउल आएगा ना वर्ड। क्राउल मतलब जैसे क्रॉलिंग करने, हाँ वही क्रॉल वर्ड। क्या स्पेलिंग होती है इसकी? CRAWL। क्रॉल अप इन, हाँ, हेमिस्फेरिकल बाउल of radius r, coefficient of friction mu। हैरी ये खत्म होने लगी है मीटिंग, कल देख लेना, सोल्यूशन आपको मिल जाएगा इसका। आप रेस्ट करो। ओके।